आज से कुछ समय पहले एक लड़की के मोबाइल पर एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है, मैडम आपका एक पार्सल पकड़ा गया है और उस पार्सल में बहुत सारी चीज़ें इलीगल है। लड़की शॉक हो जाती है, लेकिन सामने से जो व्यक्ति कॉल किया रहता है वो उसका बाकायदे आधार नंबर और उसका नाम लेकर के उससे बात करता है। महिला को यकीन हो जाता है और वो व्यक्ति सामने से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट भी भेजता है जिससे वो महिला को एकदम यकीन हो जाता है कि ये मेरा ही पार्सल है और मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ है। अब धीरे धीरे वो जो महिला थी वो डिजिटल अरेस्ट हो जाती है। सामने से जो व्यक्ति कॉल किया था उसे लगभग 4 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखता है, जिसमें ना तो वो किसी से मिल पाती थी, ना किसी से अपनी दुख बता पाती थी। धीरे धीरे उसके कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं और इन चीज़ों का बाकायदे वीडियो तक बनाया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 16 लाख रुपए उस लड़की से हड़प लिया जाता है। हड़पने के बाद जब उस लड़की को एहसास होता है कि ये जो कॉल थी ये कॉल पूरी तरीके से फर्जी थी और इसमें उसे डिजिटल अरेस्ट करके उसके साथ ठगी की गई है, और जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वो महिला अपने नज़दीकी थाने में देती है, पुलिस कार्रवाई शुरू करती है और उस कार्रवाई में एक व्यक्ति होता है जो गिरफ्तार होता है। और जब इस पूरे सरगना के बारे में पता लगता है तो पता लगता है ये सरगना कहीं और से ऑपरेट हो रहा है और इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं और पुलिस उन लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। आगरा का एक इलाका लगता है शाहगंज। शाहगंज की एक इंजीनियर लड़की है, घर में अपना काम वगैरह कर रही थी, तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजती है। फ़ोन जो था वो अननोन नंबर से था और नंबर भी कुछ इंटरनेशनल नंबर लग रहा था, जैसे कि वो भारत का नंबर नहीं है। जिस तरीके से भारत का नंबर +91 से शुरू होता है वो इंटरनेशनल नंबर था। उस इंटरनेशनल नंबर से जब कॉल आया तो लड़की थोड़ा सा हड़बड़ाती है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव करती है। जैसे ही वो फ़ोन रिसीव करती है सामने से एक महिला होती है। वो महिला अपना नाम मधु कहती है, मैडम मैं ब्लू डॉट कंपनी से बात कर रही हूँ, जो कि एक कुरियर कंपनी है और इसमें आपका एक सामान है जिसे कस्टम विभाग ने रोक लिया है। मैडम पूछती, मैडम वो लड़की कहती है, मैडम ऐसा तो मेरा कोई सामान नहीं है, ना तो मैंने कभी कोई सामान ऑर्डर किया है, ना कभी किसी को भेजा है। तो वो महिला कहती है, नहीं मैडम आपका ही पार्सल है। उस पार्सल में वो महिला जिसने फ़ोन किया था वो कहती है, इसमें आपका 5 पासपोर्ट है, 3 क्रेडिट कार्ड है, कुछ बैंक के स्मॉल डॉक्यूमेंट हैं, उसके अलावा 3.5 किलो आपके कपड़े हैं और उसमें उसके साथ ही साथ 58 पैकेट दवाइयाँ हैं और उसके साथ साथ 17,354 रुपये आपके पार्सल में कैश रुपए हैं और ये सब सारी चीज़ों को रोका गया है। तो महिला कहती है, मेरा ऐसा कुछ भी पार्सल नहीं है जो कि मैंने किसी को भेजा है। तो सामने से वो जो कंपनी वाली महिला होती है वो कहती है, नहीं मैडम ये आपका पार्सल जो कि आपने असीम मलिक के नाम पर सिंगापुर भेजा है और ये आपका पार्सल कस्टम विभाग में रोक लिया गया है। तो महिला कहती है, मैडम मेरा है ही नहीं। वो कहती है, नहीं आपका आधार नंबर है। तो मैं जो महिला होती है वो कहती है, मैडम आधार नंबर बताइए। तो बाकायदे वो महिला उस महिला का आधार नंबर बताती है कि मैडम ये आपका आधार नंबर है। जैसे ही उस इंजीनियर महिला को पता लगता है कि ये उसका ही आधार नंबर और उसका ही नाम है, उसे यकीन होने लग जाता है और अगले ही पल उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक फर्जी डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है जिसमें कस्टम विभाग का एक लेटर पैड होता है। उस लेटर पैड पर उस महिला का आधार नंबर और उसका नाम, ये 2 चीज़ें भेज दिया जाता है CBI का लेटर हेड बना करके। अब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट उस महिला को प्राप्त होता है, लड़की थोड़ा सा शक पका जाती है। सामने से जो महिला कॉल की हुई थी, मैडम अब आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आपने इन डॉक्यूमेंट्स जो 5 पासपोर्ट मिले हैं, इन 5 पासपोर्ट के लिए आपने कई लाख रुपए आपने मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब केस मनी लॉन्ड्रिंग आपने किया है इस पासपोर्ट के लिए और इसके आधार पर आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी। अब वो महिला डर जाती है। डरने के बाद अब वो सोचती है कि मैडम, वो सामने वाली मैडम से पूछती है कि मैडम इसके लिए अब करना क्या होगा। तो जो महिला कॉल की थी वो कहती है कि मैडम आपको मैं दूसरे नंबर पर बात करवा दे रही हूँ, ये मुंबई पुलिस का नंबर है और वहाँ आप बात कर लीजिए। कॉल तुरंत ट्रांसफ़र होती है। वो एक व्यक्ति होता है, वो कॉल पे बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैडम आपको
24 घंटा निगरानी में रहना होगा। मतलब आपको ऑनलाइन 24 घंटे निगरानी में रहना होगा, आपकी गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। तो वह महिला राज़ी हो जाती है कि ठीक है, आप जैसा करना हो वैसा कीजिए। उसके लिए बाकायदे उसके कंप्यूटर में स्काइप डाउनलोड किया जाता है। स्काइप जो कि एक ऑनलाइन बातचीत का तरीका होता है, एक ऐप है जिसके थ्रू ऑनलाइन आदमी किसी से कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। उसके द्वारा उस महिला को ऑनलाइन रखा जाता है लगभग 24 घंटों के लिए। और ये जो पूरी घटना घटती है ये 27 दिसंबर 2024 की बताई जा रही है। 27 दिसंबर के बाद फिर दूसरा अलग व्यक्ति फ़ोन करता है और वो व्यक्ति अपना नाम रणवीर बताता है और वो कहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बेचे हैं उसके लिए आपने 24 लाख रुपए गबन किए हैं और इस आधार पर अब आपके खिलाफ केस जो है वो बहुत तगड़ा तरीके से बना और बहुत अच्छे दिनों के लिए आप जेल जाएंगे। तो महिला डर जाती है, वो लड़की डर जाती है कि अब करना क्या होगा। तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को बताता है कि इसके लिए आपके बाकायदे फ़ंड का चेक किया जाएगा, आपके पूरे बैंक डिटेल्स की जानकारी आपको देनी होगी, आपके हर खाते को चेक किया जाएगा। अगर कुछ इलीगल ट्रांसफ़र आपने किया हुआ है तो उस आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये महिला कहती नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, आप चाहे तो मेरा पूरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो अपने सभी बैंक अकाउंट का डिटेल दे देती है। देने के बाद सामने से वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आपका हम लोगों ने सारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम लोग सारों ने सभी कुछ हम लोगों ने देख लिया। इसके लिए उसने बाकायदे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक लेटर भी भेजा। उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपके जो भी बैंक में सारे पैसे हैं वो पैसे एक खाते में ट्रांसफ़र कीजिए और उसके बाद आपका पूरा और इंक्वायरी किया जाएगा। वो महिला डरी सहमी होती है, अब करे तो करे क्या। इसके लिए जिसने कॉल किया था वो बाकायदे इस महिला को अपना एक बैंक अकाउंट दे देता है और कहता है कि इस अकाउंट में आप ये सारे रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। रुपए महिला लगभग 16 लाख रुपया 8 जनवरी 2025 को ट्रांसफ़र कर देती है। अब आप समझिए कि ये दिसंबर से अब जनवरी आ गया। 8 जनवरी 2025 को महिला धीरे धीरे करके एक बार में 8 लाख, एक बार में 2 लाख, एक बार में 3 लाख, इस तरीके से 16 लाख रुपए वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद कॉल कट जाता है और उसे कहा जाता है कि आपका नारकोटिक्स टेस्ट होगा, उसके लिए कुछ समय देना होगा और फ़ोन कट जाता है। फिर फ़ोन दोबारा 16 जनवरी 2025 को आता है। 8 जनवरी के बाद सीधा कॉल 16 जनवरी को आता है। 16 जनवरी को कॉल आता है और महिला फ़ोन उठाती है। महिला को मना किया गया था कि आप कभी किसी से इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा क्योंकि आपका केस बिगड़ सकता है। अगर आपने किसी से जिक्र किया तो हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई बढ़ जाएगी और यहाँ पर हम लोग मामले को रफा दफा कर देंगे कुछ पैसा वगैरह ले करके। और धीरे धीरे 16 लाख रुपए उस महिला से ठगा जाता है। अब उसको नारकोटिक्स का डर दिखाया जाता है। फ़ोन किया जाता है कि अब आप 5 लाख रुपए भेज दीजिए और ये आपका आखिरी स्टेज है, नारकोटिक्स का टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर आपका सारा चीज़ ओके रहेगा तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो महिला कहती है हमारे पास कोई पैसा वगैरह नहीं है। अब वो दबाव बनाते हैं और दबाव के लिए उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का फर्जी लेटर बना करके उस महिला के पास भेजा नारकोटिक्स के लिए। लड़की कहती है रुपए नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो, बैंक से लोन लो। उसके लिए बाकायदे उस लड़की को 2-3 दिनों का समय भी दिया जाता है, लेकिन लोन पास नहीं होता है। और सोचिए अगर लोन वहाँ पास हो गया रहता तो आज लड़की के साथ कितना फ्रॉड होता। 16 लाख उधर गया, अब इधर। उसके बाद जब लोन पास नहीं होता है तो वो लड़की आती है, ऑनलाइन ही उसे सब कुछ रखा गया था, उसके मोबाइल तक को वहाँ रखवा लिया गया था। अब उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास अभी फ़िलहाल में कितना रुपए है। तो वो कहती है 3 लाख रुपए है। वो 3 लाख रुपए फिर से उसके खाते में उन लोग अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। खाते में ट्रांसफ़र करवाने के बाद वो कहते हैं ठीक है आपका नारकोटिक्स का रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। उसके लिए फिर बाकायदे आपको इंतज़ार करना होगा, 2 से 3 दिन इंतज़ार करवाते हैं। फिर उसके बाद कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका नारकोटिक्स के लिए आपकी बॉडी पे टैटू चेक किया जाएगा कि आपके बॉडी पर टैटू है या नहीं। अब ये महिला कहती है कि ठीक है जैसा आप लोगों को लगे कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप एक काम करो ऑनलाइन आओ। तो महिला कहती है मैडम इससे अच्छा है कि आप हमें बम्बई बुला लेती। तो वो लोग कहते नहीं, अगर मुंबई आओगी तो केस बिगड़ सकता है और हो सकता है तुम्हें जेल हो जाए। तो उन लोग कहते हैं कि ठीक तुम ऑनलाइन आओ और ऑनलाइन आकर के अपने कपड़े उतारो। वो महिला उन लोगों की बात में आकर के अपने सारे कपड़े उतार देती है उनके सामने अपना टैटू दिखाने के लिए।
वो बार बार कहती थी कि मेरे शरीर पर कोई ऐसा टैटू नहीं है, लेकिन वो लोग बार बार कहते कि नहीं तुम्हारे शरीर पर टैटू है और उसे देखना है। और ये चीज़ें करते करते वो लोग उसके पूरे कपड़े उतरवा लेते हैं। अब इसका पता नहीं बाकायदे वीडियो भी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये भी पुलिस की पकड़ में नहीं है। लेकिन फिर ये सब सारी चीज़ें हो रही होती है और 29 जनवरी का ये पूरा समय आ जाता है। 29 जनवरी तक उस महिला को ऑनलाइन रखा जाता है। जब उन लोगों को बॉडी पे टैटू वगैरह नहीं मिलता है तो फिर बाकायदा उस महिला को कहते हैं कि ठीक है, आपका जो बॉडी है वो एकदम ओके है, नारकोटिक्स आपने पास कर लिया है, अब आपको ऑनलाइन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो महिला कहती है ठीक है सर, मेरा सारा केस क्लोज हो गया। तो वो लोग कहते हैं हाँ आपका सारा केस क्लोज हो गया है। तो अब वो कहती है कि मैडम जो हमारा पैसा आप लोगों ने लिया है लगभग 16 लाख रुपए, वो हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे ही वो महिला कहती है तुरंत उधर से फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद अब ये महिला उस नंबर पर कई बार फ़ोन करने की कोशिश करती है, ना तो फ़ोन उठता है ना कोई जवाब आता है। लगभग 2 दिन बीत जाता है। इस महिला को एहसास हो जाता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है और मैं बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ। 16 से 17 लाख रुपए इस महिला के द्वारा इस महिला से ठगी कर लिया जाता है, इस इंजीनियर महिला से, जो कि आगरा की रहने वाली है। जब इसको एहसास होता है तो ये अपने नज़दीकी थाने में जाती है, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब जांच पड़ताल करती है तो पता लगता है कि ये जो रुपए हैं ये रुपए एक एटीएम से निकाले गए हैं। और उस एटीएम के बारे में जब पुलिस उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है तो पता लगता है जो रुपए निकाले गए हैं वो राजस्थान के सीकर से निकाले गए हैं। और सीकर का रहने वाला एक रविंद्र प्रसाद वर्मा नाम का व्यक्ति है, जिसने जो एक फाइनेंसर है वो एजेंट के तौर पर काम करता, उसने ही एटीएम से जाकर के बाकायदे पैसे निकाले हैं। और उसने बताया है कि ये जो पूरी टीम है ये टीम काफ़ी बड़ी है और इसके जो लोग हैं वो काफ़ी अलग अलग है। वो यहाँ तक बताया है कि इसका जो मेन जो ऑपरेटर है, जो सब सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वो सिंगापुर का रहने वाला है और वहाँ से ही इंटरनेशनल कॉल किया जाता है और उस कॉल के आधार पर हम लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं। इन लोगों का काम है यहाँ से लोगों का आधार नंबर और उनका नाम लेकर के वहाँ पर भेजना, मोबाइल नंबर वहाँ देना और वहाँ से वो लोग उस आधार पर यहाँ पर फ्रॉड करते हैं। खैर, इस कहानी और घटना को सुनाने का उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप इस घटनाओं से जागरूक हो सकते हैं। कभी भी किसी ऐसे अनजान नंबर से या फिर पुलिस का ही नाम लेकर के आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। आपके आधार नंबर, आपके मोबाइल नंबर, आपके नाम से आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कभी भी पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, आपको ऑनलाइन फ़ोन करके कभी भी डरा या धमका या केस की बारे में कोई जानकारी देना या लेना नहीं कर सकता। ये आपको समझना पड़ेगा, इन फ्रॉड लोगों से बचना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से फ्रॉड होंगे तो इसी तरीके से आपके साथ भी कभी ना कभी लूट हो सकती है और इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ये कहानियाँ, घटनाएँ केवल सुनाने और मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं। खैर, आप कहाँ से ये पूरी कहानी और घटना सुन रहे हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई आइडिया हो तो आप हमें भी वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगले फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।